हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने अपना कंप्लीट किया था सेल ऑर्गेनेल, है ना। अब इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ओके, सेल सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल इज व्हाट? द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल इज नोन एज सेल बाउंड्री, सेकंड वन इज सेल और साइटोप्लाज्म, एंड द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। तो here we discuss about न्यूक्लियस। बच्चों, अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपना फिर से एक बार वापस सेल ड्रॉ करते हैं। सेल ड्रॉ करते हैं तो हम लोगों ने देखा था, अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो इन केस ऑफ एनिमल सेल न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा? सेंटर में प्रेजेंट होगा। ऐसा ही पढ़ा था हमने। फिर हमने देखा था कि सेल होने के लिए क्या क्या चाहिए, क्विक रिकॉल कर लेते हैं। सेल होने के लिए सेल बाउंड्री चाहिए। इन एनिमल सेल ओनली वन सेल बाउंड्री इज प्रेजेंट एंड नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ओके, another one and this part is known as cytoplasm. Okay, and the centrally located component of cell is known as here nucleus. तो सेल होने के लिए थ्री कंपोनेंट, सेल बाउंड्री, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। क्लियर है? सेल बाउंड्री हमने ब्रीफ किया था, साइटोप्लाज्म भी हमने ब्रीफली पढ़ लिया है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गन्स हमने डिस्कस किए। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। क्लियर है? तो न्यूक्लियस के जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस का अगर पोजीशन देखते हैं तो एनिमल सेल के केस में ये न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होता है, लेकिन प्लांट सेल के केस में देखोगे तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल दिस न्यूक्लियस इज टिल्टेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी, है ना। ऐसा हमने पढ़ा था ना। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो इन सब बातों को पढ़ते हुए अब हम न्यूक्लियस पे बात करते हैं। न्यूक्लियस के लिए जैसा कि बात करें तो जिस तरह से हमने बात किया था कि ऑल कंपोनेंट या फिर ईच कंपोनेंट ऑफ सेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो जैसे कि सेल बाउंड्री है तो उसका फंक्शन क्या है? सेल को प्रोटेक्शन देना, सेल को कवरिंग प्रोवाइड करना। साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सो द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स आर रेगुलेटेड बाय देयर साइटोप्लाज्म। कभी कभी देखोगे आप, अगर एनसीईआरटी को आप पढ़ते हो तो आप एनसीईआरटी में देखोगे कि साइटोप्लाज्म के लिए बोला जाता है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। अरेना मीन्स यहाँ पे एरिया है, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है नेट में कि साइटोप्लाज्म जो है वो मेन एरिया है सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। ऐसा क्यों? तो रीजन आपके पास है, बिकॉज ऑल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर परफॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं द थर्ड टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल इज न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है फिर? तो न्यूक्लियस को बोला जाता है बाबू ब्रेन ऑफ द सेल। मीन्स ये सेल का क्या है? ब्रेन है। जिस तरह से अगर हमारी बॉडी से ब्रेन को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। वैसे ही अगर किसी सेल में से न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तो आफ्टर सर्टेन टाइम वो सेल डेड हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, ब्रेन का क्या काम है? क्या ब्रेन डाइजेशन कराता है, ब्रेन एक्सप्रेशन कराता है? कोई ऐसा स्पेसिफिक काम ब्रेन नहीं करता है, लेकिन जितने भी काम्स हैं, जितने भी फंक्शन हैं, सबको ये रेगुलेट करता है। कौन? ब्रेन। तो जस्ट लाइक हियर न्यूक्लियस का क्या काम है कि सेल के जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उसे ये रेगुलेट करने का काम करता है। ओके, तो इसे कंट्रोलर ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंट्रोलर ऑफ द सेल। यही सब हम जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ जो हमें सीखना है, पहले हम उन बातों पे आते हैं। तो जरा इसे देखिए। जब न्यूक्लियस के बारे में हमने कुछ बेसिक बातें सीख ली, अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के बेसिस पे अगर हम देखें तो सेल
टू टाइप्स के होते हैं सेल। कैसे? तो यहाँ देखना, एक टर्म आता है यू कैरियोटिक, पढ़े है ना हम लोगों ने, और दूसरा एक आता है प्रोकैरियोटिक टर्म। अगर हम यूकैरियोटिक टर्म की बात कर ले तो बार बार मैं बोलती हूँ, अगर आपका टर्म अच्छा तो आपका बायो अच्छा, है ना, रटना नहीं, बिल्कुल नहीं रटना। यूकैरियोटिक की अगर हम बात कर ले तो इसमें दो टर्म आ रहा है, वन टर्म इज यू एंड अनदर वन इज कैरियन। क्लियर है? यू टर्म का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। U means true and carry-on means nucleus. कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ट्रू न्यूक्लियस, अब क्या मतलब है? वैसे सेल हमने बोला यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या है? तो वैसे सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है। अब ये ट्रू न्यूक्लियस क्या होगा, है ना? तो आप जरा यहाँ पे देख लो, ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब है कि वैसा न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो। किससे बाउंडेड हो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑल टाइप ऑफ सेल इज बॉन्डेड बाय अ सेल बाउंड्री नोन एज सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा अगर मान लो प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी आ गया, सब बैक्टीरियल सेल में ग्लाइकोकैलिक्स आ गया, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जरूर प्रेजेंट होता है ना। वैसे here nucleus is bonded by a membrane known as nuclear membrane. तो यूकैरियोटिक सेल मीन्स ट्रू सेल, ट्रू न्यूक्लियस, यहाँ कहने का मतलब है वैसा न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होगा, वो न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? हमने बोला यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक टर्म को अगर हम देखते हैं तो इसमें दो टर्म आ रहा है, वन इज यू, अनदर इज कैरियन। कैरियन मैं यहाँ लिख देती हूँ कैरियन, कैरियन, कैरियन टर्म का मतलब होता है न्यूक्लियस। बहुत सारे टर्म्स कैरियन से बनेंगे, आगे आप पढ़ोगे सेल डिवीजन, वहां हमें पढ़ना है कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस का डिवीजन, काइनेसिस मींस डिवीजन, कैरियन मींस न्यूक्लियस। तो टर्म, एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो यहाँ हमने बोला यूकैरियोटिक सेल वैसा सेल है जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा। ट्रू न्यूक्लियस कहने का क्या मतलब है? न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय true nuclear membrane. ठीक है? Another type of cell is known as prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल में देखोगे तो इसमें भी दो टर्म आता है, वन इज प्रो एंड अनदर इज कैरियन। प्रो टर्म का मतलब है प्रिमिटिव and carrion means nucleus, means वैसे सेल्स जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहने का मतलब है कि देयर न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस एंड सेल इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। इसे हम यूकैरियोट्स भी कहते हैं और प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। तो बच्चों फिर से हमने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे दो अलग अलग तरह के सेल्स को देखा, वन इज प्रोकैरियोटिक, अनदर इज यूकैरियोटिक। अब कभी भी कुछ भी पढ़ते हो, किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हो, तो हमेशा अपने दिमाग में एक सवाल लाया करो कि इसका बेसिस क्या था। तो यहाँ जो हमने सेल को 2 क्लास में क्लासिफाइड किया, उसका बेसिस है क्या? न्यूक्लियर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंस then this type of cell is known as eukaryotic. If nuclear membrane is absent then this type of cell is known as what? Prokaryotic cell. अब जरा सा देखो यहाँ पे, अगर न्यूक्लियस का तुम स्ट्रक्चर देखते हो तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड दिस part of nucleus is known as nuclear membrane. ये न्यूक्लियस का क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पर आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, सेल मेम्ब्रेन इज अ
कंटिन्यूअस लेयर, कहीं कोई इंटरप्शन नहीं दिख रहा है ना, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इंटरप्टेड है, यहाँ से हर जगह से इंटरप्टेड है। क्या रीजन है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने फिर से क्या देखा, फिर से एक बार देख लेते हैं सेल में न्यूक्लियस का क्या लोकेशन है। अब हम इस न्यूक्लियस को इंडिविजुअली ड्रॉ करके यहाँ पढ़ते हैं। This part is known as outer nuclear membrane। मैं आपको बता दूं, like mitochondria, chloroplast, nuclear is also a double membrane bonded structure। और जैसा कि आप जानते हो, अगर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर हो, आउटर इज नोन एज आउटर, यहाँ पे न्यूक्लियस है तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर वन इज नोन एज इनर न्यूक्लियर membrane, and between these two membrane a space is present known as what, perinuclear space। अगर एक जगह आप टर्म को सीख लेते हो तो आगे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, मैंने फिर से बताया आपको क्या, न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, outer one is known as outer nuclear membrane, just below it inner nuclear membrane is present, and between these two membrane a space is present called perinuclear space। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया में देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं छोटा सा स्ट्रक्चर इसका भी, तो कुछ ऐसा ही पढ़ा था, outer mitochondrial membrane, inner mitochondrial membrane, and space between these two membrane is known as पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो वैसा ही कुछ यहाँ हमने देखा न्यूक्लियस के केस में, देखा ना। अब आप देखो, ये देख रहे हो आप कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एट सर्टेन प्लेसेस, ये कैसे हैं, इंटरप्टेड है। तो यहाँ पे एक पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दिस वन इज नोन एज न्यूक्लियर पोर। क्लियर है। अब आप देखोगे इनसाइड दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन a matrix-like structure is present called nucleoplasm। A matrix-like structure is present called what? Nucleoplasm। जैसे कि हमने पढ़ा था, ये हो गया। फिर क्या, ये था हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म इज नोन एज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड बेस से बोला जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर से, न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, आउटर इज नोन एज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जस्ट बिलो इट inner nuclear membrane is present, between these two membrane a space is present known as perinuclear space, and a matrix like structure surrounded by this membrane is known as what, nucleoplasm। Nucleoplasm, inside this nucleoplasm a thread like structure is present, a thread like structure is present called क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं हम इसे, क्रोमैटिन बोलते हैं। अब आप जरा देख लो, आप देखते हो अगर सेल में हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूक्लियस का, यहाँ छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखते हो, है ना। ये किसका स्ट्रक्चर है, डीएनए का। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा आपको सीखना होगा, क्या, जरा देखते हैं इसे। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, जैसे हमारे जहन में एक सवाल होता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है।
तो क्रोमोसोम का अगर तुम स्ट्रक्चर देखते हो, मैं इसे साफ कर लेती हूँ, फिर से हम इस पर बाद में डिस्कस कर लेंगे। This is the structure of chromosome. Inside the chromosome, DNA is present. Clear है? तो क्रोमोसोम जो है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, कैसे हुआ? तो जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है। इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। दिस प्रोटीन इज नोन एज हिस्टोन प्रोटीन। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। इस प्रोटीन के ऊपर डीएनए की रैपिंग होती है। क्या होती है? डीएनए की रैपिंग। थोड़ा समझिएगा, हमारा अगर एक सिंगल सेल अगर हम लेते हैं तो आप एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, इतना ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है। ओके, अगर हम एक डीएनए की बात करते हैं तो इनसाइड अ सेल, एक सेल के अंदर 2.25 मीटर का डीएनए प्रेजेंट होता है। मीन्स 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूक्लियस। फिर से आप सुनो, सेल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? सेल बाउंड्री, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो सम पार्ट ऑफ सेल ऑक्युपाइड बाय साइटोप्लाज्म, है ना, एंड जो रेस्ट पार्ट बच रहा है वो कौन ऑक्युपाइड कर रहा है? न्यूक्लियस। में सेल से भी छोटा क्या हो गया? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट है। 2.2 मीटर समझते हो? यहाँ से यहाँ तक मान लो, ये कितना हो गया? 2.2 मीटर। सेल इतना छोटा जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, न्यूक्लियस उससे भी छोटा, और उसके अंदर ये 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट है। ये कैसे पॉसिबल है ना? ऐसे ही आपने इंटेस्टाइन के केस में पढ़ा होगा। हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वो 7 मीटर लॉन्ग होता है। बात समझ पा रहे हो? तो उसी तरह यहाँ एक सेल के अंदर, इतने छोटे से एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए कैसे प्रेजेंट हो गए? तो एक मिस्ट्री है। तो बताया गया कि आप कभी देखते हो उलेन बॉल, उलेन बॉल में जिससे स्वेटर बुनते हैं, आप देखोगे कि एक पे एक ऊन इस तरह से चढ़ा हुआ रहता है। वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर डीएनए की रैपिंग हो रही है। मीन्स डीएनए इज रैप्ड अपॉन द हिस्टोन प्रोटीन एंड then the structure is formed called nucleosome. Nucleosome means histone protein is a type of protein present inside the cell. ठीक है, न्यूक्लियस में, और उसके ऊपर डीएनए की रैपिंग होती है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कंफ्यूज मत करना, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोसोम टर्म थोड़े से सिमिलर दिखते हैं, लेकिन ध्यान देना है। ओके, अब ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स आपस में मिलके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये वाला दूसरा न्यूक्लियोसोम, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और इन सब न्यूक्लियोसोम कहने का मतलब है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए की रैपिंग, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए की रैपिंग, डीएनए कुछ इस मैनर में रैप्ड होगा, है ना, और ये सब आपस में मिलके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, अगर आप इसे देखोगे तो कुछ ऐसा भी दिखेगा। ये एक थ्रेड है और यहाँ पे इस तरह से बॉल जैसा कुछ दिख रहा है। क्लियर है? हमने बोला कि सबसे पहले हमने सीखा व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम के लिए हमने बताया कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए की रैपिंग होती है
और इसकी वजह से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में मिलके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमैटिन। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? क्रोमैटिन। और इस तरह से बहुत सारे क्रोमैटिन आपस में इनका कंडेंसेशन होगा, and after the condensation of many chromatin they form a structure called what? Chromosome. मीन्स बहुत सारे क्रोमैटिन आपस में मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगे? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। मेरी बात को समझ पाए? हमने क्या बोला? हमने बोला कि अगर आप किसी न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट करते हो और आपका क्या पर्पस होता है कि न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट करके हम वहाँ से क्रोमोसोम को एक्सट्रैक्ट कर लें। तो जब आप सेल डिवीज़न में पढ़ाओगे, बस इसके जस्ट बाद ये चैप्टर आएगा, तो वहाँ हम इसे डिटेल में सीखेंगे। इसलिए हमने इन सारे चैप्टर्स को चूज़ किया क्योंकि इनमें बहुत सारी बेसिक बातें हैं। जब तक इसको हम नहीं समझेंगे हमारे चैप्टर्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने आपको क्या बोला? हमने बोला कि हाँ, न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट कर लिया, वहाँ से हम चाहें कि डायरेक्ट क्रोमोसोम को एक्सट्रैक्ट कर लें। तो ऐसा बहुत कम सेल होता है, बहुत कम टाइम होता है जब सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। मोस्टली ये क्रोमैटिड के फॉर्म में आपको मिलेगा। अगर कोई सेल है, सेल में से न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट किए तो विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लास्ट में आपको क्रोमैटिन मिलेगा, ना कि क्रोमोसोम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्रोमैटिन ही स्कैटर्ड रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, सेल डिवीजन का एक फेज आता है, प्रोफेज, मेटाफेज। उस समय में इन सब का कंडेंसेशन हो जाता है और ये कंडेंस होके किसका फॉर्मेशन करते हैं? क्रोमोसोम का। नहीं तो बाद बाकी जितने भी फेजेज हैं सेल डिवीजन के, सेल के, उसमें आपको ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम ना दिख के क्या दिखेगा? क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन कैसे बना? तो क्रोमैटिन के लिए हमने बताया कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए की रैपिंग होगी और एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम। मैनी न्यूक्लियोसोम एसोसिएटेड एंड फॉर्म अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन। Okay, at the time of cell division, this chromatin condensed and form a condensed structure called chromosome. क्या बोलेंगे हम इसे? क्रोमोसोम बोलेंगे। क्लियर है? अब जरा आप यहाँ पे देख लो, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में सेम वही दिखेगा। इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म a thread like structure is present. These structures are called chromatid. At the time of cell division, this chromatid associated, condensed and form a structure called chromosome. क्लियर है? अब जरा क्रोमोसोम की बात कर ले। तो हम सबको पता है कि ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल में, ह्यूमन के एक सेल में, सिंगल सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 46। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब जरा यहाँ पे देख लो, ये जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्या इसका रोल है क्रोमोसोम का हमारे बॉडी में? तो आप जानते हो, अगर मान लो एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, है ना, मान लेते हैं कि अगर मॉर्फोलॉजिकली मीन्स कहें तो सेम साइज स्ट्रक्चर उनका, मीन्स फेस ये सब जो है देखने में सेम होगा, लेकिन पूरा का पूरा नेचर सेम कभी भी नहीं हो पाता है। हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उस ये जो मीन्स जो भी बच्चे हैं उनका जो फॉर्मेशन हुआ उसमें सर्टेन जीन्स जो हैं वो मदर से आ रहे हैं एंड सर्टेन जीन कम्स फ्रॉम फादर। तो वो ना तो कम्प्लीटली मदर की तरह होगा ना ही फादर की तरह होगा। कहने का मतलब है कि हमारे जो भी ट्रेट हैं उसे कौन रेगुलेट करता है? तो हमारा जो भी ट्रेट है वो जीन्स के थ्रू आते हैं। कौन रेगुलेट करते हैं उसको? जीन्स के थ्रू। और जीन के लिए बोला जाता है कि मान लो ये स्ट्रक्चर है डीएनए का एंड अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज व्हाट? जीन। इस डीएनए के सेगमेंट्स को ही हम क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। ठीक है, तो फिर से जरा से बहुत ही बेसिक बातें, लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करो इसका।
हमने बोला कि ये डीएनए है, ये डीएनए मान लो 2.2 मीटर लॉन्ग है, तो इसमें सर्टेन सेगमेंट बनता चला जाएगा और इस सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन बोलते हैं। क्लियर है? मीन्स एक डीएनए पे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट एंड दिस डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम। जैसा कि हमने बोला कि एक सेल में, सिंगल सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्म करें तो 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्लियर? और इन 46 क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये डीएनए प्रेजेंट है। आप देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इनसाइड द दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड इनसाइड द क्रोमोसोम डीएनएज आर प्रेजेंट। तो मीन्स 46 क्रोमोसोम के अंदर ये 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक, तो जितनी भी हमारे जीन्स, और जीन्स किस पे बैठा हुआ है? बैठा हुआ क्या है बोले तो मीन्स जो भी डीएनए के सेगमेंट है उसे ही हम जीन बोलते हैं। तो ऑल द जीन्स आर प्रेजेंट इन साइड द क्रोमोसोम एंड ऑल आवर ट्रेट्स आर रेगुलेटेड बाय जीन्स। सो हमने यहाँ पे ये सीखा कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हम कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनसाइड द न्यूक्लियस व्हाट इज प्रेजेंट? क्रोमोसोम इज प्रेजेंट एंड क्रोमोसोम कंटेन डीएनए एंड द सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। क्लियर है? ऑल आवर ट्रेट्स आर रेगुलेटेड बाय जीन्स। तो यहाँ हम सीख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, क्लियर कर लिया हमने। ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन सराउंड कर रहा है एक मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे क्रोमैटिन स्कैटर्ड हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये सारे के सारे क्रोमैटिन कंडेंस हो जाते हैं और इनकी कंडेंसेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब आप देख लो यहाँ पे एक अनदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि मेम्ब्रेनलेस होता है। कैसा होता है? मेम्ब्रेनलेस। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोलस। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोलस इज नोन एज राइबोसोमल फैक्ट्री। राइबोसोम इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल और बोला जाता है कि ये राइबोसोमल फैक्ट्री है। कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है या फिर उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसे हम डिटेल में जहाँ न्यूक्लियस पढ़ेंगे आगे वहाँ सीखेंगे। ओके, तो हमने यहाँ सीखा क्या कि न्यूक्लियस जो होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है और इनके मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वो है पेरीन्यूक्लियर स्पेस and this membrane surrounds a matrix like structure called nucleoplasm. Inside the nucleoplasm thread like structure is present called chromatin. At the time of cell division these chromatins condense and form a structure called what? Chromosome. Along with a non-membrane bonded structure is present inside the nucleus is known as nucleolus. Is known as nucleolus and nucleolus is known as ribosomal factory. It means it helps in formation of ribosomes. Clear है? तो अब जरा बच्चों यहाँ पे देखो, ये है एक न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अब इस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में हमने क्या देखा कि दिस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी जो हमने न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, सॉरी, यहाँ जो अभी हमने आपको सिखाया, क्रोमैटिन बताया, क्रोमोसोम बताया, अगर ये आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये सब हमें 12th में पढ़ना है। ये बेसिक बातें हैं, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा था, क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इसे फिर हमें आगे पढ़ना है। इसके लिए कोई ये नहीं पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम आपका क्लियर होना ज़्यादा जरूरी है। देखो, हम चाहते तो डायरेक्ट आपको यहाँ समझा देते कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन, बट अगर बेसिक बातें क्लियर हो, अगर समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमने फिर से वापस आते हैं, क्या है हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
two types of cells are present. One is known as eukaryotic, another is known as prokaryotic. तो यहाँ पे यूकैरियोटिक के लिए हमने बताया, फिर से एक बार हम देख लें, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। सिंपल इसका डेफिनेशन याद रखना है, इसमें दो टर्म आ रहा है, वन इज यू, अनदर इज कैरियन। यू टर्म का क्या मतलब है? ट्रू, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। हियर प्रो मीन्स primitive and carry-on means nucleus. मीन्स अगर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो प्रोकैरियोटिक है। क्लियर है? अब जरा से यहाँ समझना। अब अगर हम जैसा हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से, तो मैंने बोला कि यहाँ जो हमने क्लासिफाइड किया वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे क्लासिफाइड किया। भले ही हम लिख रहे हैं ट्रू न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, so why this nucleus is called true nucleus? Because this nucleus is surrounded by nuclear membrane, and this one is known as primitive because nuclear membrane is absent. पर जब बच्चों से सारे का सारा कुछ पढ़ा दिया जाता है और बच्चों से पूछा जाता है कि अच्छा बताओ यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, तो हमेशा मतलब बार बार कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। नो, कभी ऐसा नहीं। हमने स्टार्टिंग में ही बताया न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक आवर ब्रेन। अगर बॉडी से ब्रेन को ही निकाल दोगे तो क्या बॉडी सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, इसलिए ऐसा इरर मत किया करो, ठीक है। हमने बोला यूकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल वो है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो जरा पहले इसको डायग्राम से आप देख लो। ये तो एक टिपिकल न्यूक्लियस का डायग्राम हमने देख लिया। अब यहाँ जरा देखो, ये एक सेल है। कैसा सेल है? बैक्टीरिया का सेल है। और ये एक एनिमल सेल है या फिर प्लांट सेल। प्लांट सेल लोगे तो सेल वॉल और सम सेल ऑर्गेनल्स इसमें ऐड करने होंगे, तो एनिमल सेल लेते हैं। एनिमल सेल में देखते हो तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर तो हमें लगता है आप लोगों को याद सा हो गया होगा। ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब समझ में आया ऐसा मैं क्यों बनाती हूँ और बीच में इसे डीएनए दिखाती हूँ, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्रोमैटिन नेट। और यहाँ जो मैट्रिक्स, जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और एक टर्म और आप लोग सीख ही लो, this structure is known as what? Cytoplasm, and this matrix like structure is known as nucleoplasm. Both cytoplasm plus nucleoplasm is collectively called protoplasm. Very important. What is protoplasm? Cytoplasm plus nucleoplasm is collectively called protoplasm. Concept clear है? टर्म क्या आया? देखो टर्म पे पूरा ध्यान दो, टर्म को अच्छा करो। हमने बोला साइटोप्लाज्म इज अ मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इज द मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। व्हाई ट्रू न्यूक्लियस? क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। अब जरा आप सोच के देखो, इस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही हम यहाँ से हटा दें तो क्या इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई डिफरेंस होगा क्या? नहीं। अभी तक क्यों डिफरेंस था? क्योंकि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन इसको सराउंड कर रहा था। तो मेम्ब्रेन के बाहर का जो है मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर वो साइटोप्लाज्म हो गया, जो अंदर का है वो क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। जब मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगा तो कैसे हम कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोला गया साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कलेक्टिवली कॉल्ड व्हाट? ट्रोपोप्लाज्म। ठीक है, तो ये था एक एनिमल सेल का डायग्राम। अगर और इसके अलावा एनिमल सेल में आप देख रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। सम आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, सम आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है और क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। अब अगर आप देखते हो, हम एक दूसरा सेल देखते हैं, बैक्टीरिया का सेल। तो बैक्टीरिया के सेल में क्या देखोगे? जैसा कि हमने बताया कोई भी सेल है एक सेल बाउंड्री जरूर प्रेजेंट होगा, जो कि कौन है? सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा बैक्टीरिया में याद करो हमने पढ़ा था कि सम बैक्टीरियल सेल इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन, है ना।
कौन कौन सा? सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर सेल वॉल था, थोड़ा सा बना लेते हैं, और उससे भी बाहर क्या प्रेजेंट था? ग्लाइकोकैलिक्स। पर यहाँ हमें इस पे फोकस नहीं करना है, हमें जिस पे फोकस करना है हम वहाँ फोकस करते हैं। सेल, सेल है चाहे कोई भी सेल है, सेल होने के लिए कितने कंपोनेंट होने चाहिए? 3। तो एक कंपोनेंट हमने पूरा कर लिया, सेल बाउंड्री। द अनदर कंपोनेंट टू बिकम सेल इज व्हाट? साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंड लास्ट वन इज नोन एज व्हाट? न्यूक्लियस। यहां आप देखोगे सेल बाउंड्री है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस भी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियस भी है, बट nucleus is not surrounded by a well defined nuclear membrane. Nucleus is not surrounded by a well defined nuclear membrane, means this structure is actually the structure of DNA. कैसा DNA? सर्कुलर DNA. यहाँ कैसा DNA है? हेलिकल. This DNA is surrounded by a well defined nuclear membrane, but here this DNA is not surrounded by any type of membrane. कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमने बोला कि न्यूक्लियस तो है, लेकिन न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, और यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट. So this is the structure of a eukaryotic cell, and this one is the structure of prokaryotic cell. फर्स्ट डिफरेंस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आया? तो फर्स्ट डिफरेंस आया कि इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. तो हम डिफरेंस वाइज देख लेते हैं. In prokaryotic cell, nuclear membrane absent. Okay. Second difference. फिर से यहाँ एक बार सेल को ड्रॉ करना होगा, दोनों सेल बनेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. आप देखो ये यूकैरियोटिक सेल और ये प्रोकैरियोटिक सेल है. सेल है तो दोनों के पास सेल बाउंड्री होगा, क्लियर है. साइटोप्लाज्म होगा, इसके पास भी है, इसके पास भी है, बट इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बॉन्डेड है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है. तो ये तो हमने फर्स्ट डिफरेंस कर लिया. आप सेकेंड डिफरेंस पे आइए. यहाँ जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अ मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट कॉल्ड व्हाट? न्यूक्लियोप्लाज्म. कब होगा? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा. क्यों? क्योंकि अगर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो तो यहाँ भी मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसका क्या नाम है? साइटोप्लाज्म. अगर ये मेम्ब्रेन को हम हटा दें तो क्या दोनों स्ट्रक्चर में हम डिफरेंस कर पाएंगे कि विच वन इज साइटोप्लाज्म एंड विच वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म? पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे बोला गया कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा तभी न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा. जैसे यहाँ पे हम न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है. तो द सेकंड डिफरेंस इज व्हाट? इसमें होगा प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट. इसमें आप देखोगे न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट. ओके. थर्ड डिफरेंस. थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो
उसके लिए हमें थोड़ा सेल ऑर्गेनेल पे चलना होगा, या फिर उससे पहले आ जाओ, अगर ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस है तो इसके पास और एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कौन? न्यूक्लियोलस, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, और इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोलस एब्सेंट। ओके, इसके अलावा आप देख लो, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस एब्सेंट, ठीक है। 3 डिफरेंस हो गया। 4 डिफरेंस पे आते हैं। 4 डिफरेंस के लिए जरा आप सेल ऑर्गेनेल को रिकॉल करो। हमने आपको पढ़ाया था सेल ऑर्गेनेल्स आर 2 टाइप्स ऑफ, पढ़े थे ना हम लोग। वन इज मेम्ब्रेन बॉन्डेड, अनदर इज नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड। मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल, सेल मेम्ब्रेन की जहाँ तक हम बात कर रहे थे, तो मतलब एक था मेम्ब्रेन बॉन्डेड, दूसरा था नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड, है ना। तो अगर हम देख ले यहाँ पे, तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। यहाँ देखो, अगर मेम्ब्रेन बॉन्डेड में बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, याद होना चाहिए आप लोगों को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और ये सब के सब क्या है? तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल, लाइसोसोम, है ना, आइदर सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या था? नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड, जिसमें हमारा आ रहा था राइबोसोम, है ना, और क्या था? सेंट्रियोल। तो बच्चों देखो, हमारा जो 4th डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप इस यूकैरियोटिक सेल को देखोगे, तो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर जरा यहाँ पे देखिए, ये प्रेजेंट रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग देखे हुए, इसलिए बस शॉर्ट में से थोड़ा देख लेते हैं। सेंट्रियोल, बस पूरा का पूरा सेल भरा हुआ है। ऑल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बॉन्डेड, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में देखोगे तो आप क्या देखोगे? प्रोकैरियोटिक सेल में एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, दूसरा बोला गया है कि इन प्रोकैरियोटिक सेल ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, मींस उसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होगा। कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होगा, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड हो या फिर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड हो, कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्जी बॉडी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम कुछ भी नहीं प्रेजेंट होगा। क्लियर है? अब बच गया कौन? राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की बात कर ले तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, सेंट्रियोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, तो ये भी हट गए, है ना। तो अब बच गया कौन? राइबोसोम। यस, अगर हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो इसमें सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, और वो कौन है? राइबोसोम, ठीक है, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल है। अब राइबोसोम में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था, राइबोसोम आर 2 टाइप्स ऑफ, वन इज 80S, अनदर इज 70S। तो यहाँ जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट होगा 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। विच टाइप ऑफ राइबोसोम? 70S। सो फिर से हम देख लें, इन प्रोकैरियोटिक सेल ओनली वन सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट, कौन सा? राइबोसोम। क्यों? क्योंकि राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल। बाद बाकी जो भी सेल ऑर्गेनेल है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, और वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होंगे। तो 4th डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4th डिफरेंस होगा मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट, और ये हो जाएगा दूसरे वाले में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट। इसे हमने शॉर्ट में लिखा है, आप इससे क्लियर कर लेना। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है डिफरेंस? तो हमने बोला राइबोसोम
दोनों के दोनों सेल में होंगे, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक हो, पर इनके जो टाइप होंगे वो अलग होंगे। जैसे हम यहाँ लिखते हैं फिफ्थ डिफरेंस, यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होगा वो 80S टाइप ऑफ होगा, 80S राइबोसोम प्रेजेंट। और यहाँ जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक में वो 70S राइबोसोम होगा, 70S राइबोसोम प्रेजेंट। ओके, अगर अब हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो नेक्स्ट डिफरेंस हमारा देख लो, डीएनए जो है इसके केस में, यूकैरियोटिक के केस में डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल है। कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए। और प्रोकैरियोटिक के केस में ये कैसा हो जाएगा? ये सर्कुलर डीएनए होगा। ओके, इसके अलावा इन यूकैरियोटिक सेल हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन का रोल हमने देख रखा है पीछे, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। फिर से हम एक बार डिफरेंस डिस्कस कर लें। सबसे पहले यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया? तो ऑन द बेसिस ऑफ presence of nuclear membrane. If nuclear membrane is present, then this type of nucleus cell is known as eukaryotic cell, and if nuclear membrane is absent, then known as prokaryotic cell. Okay, so first difference is in eukaryotic cell nuclear membrane present, in prokaryotic cell nuclear membrane absent. Second, in eukaryotic cell nucleoplasm present, in prokaryotic cell nucleoplasm absent. Third difference, in eukaryotic cell nucleolus present and in prokaryotic cell nucleolus absent. Why nucleolus प्रेजेंट? तो यहाँ पे बोला गया कि न्यूक्लियोलस जो है वो एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है जो सटा हुआ रहता है, एसोसिएटेड रहता है किसके साथ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा तभी न्यूक्लियोलस आएगा, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा ही नहीं तो न्यूक्लियोलस फिर किससे ऑरिजिनेट होगा? मेरी बात समझ पा रहे हो? सो इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोलस एब्सेंट। नेक्स्ट एंड फोर्थ डिफरेंस इज in eukaryotic cell membrane bonded cell organelles are present, and in prokaryotic cell all membrane bonded cell organelles are absent. Okay, next difference, in eukaryotic cell ribosome are present. किस तरह का राइबोसोम? 80S राइबोसोम, and in prokaryotic cell 70S राइबोसोम present. Difference number 6, in eukaryotic cell double stranded helical DNA is present and in prokaryotic cell circular DNA is present. इसके अलावा हमने बोला कि यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक डिफरेंसेस हैं किनके बीच में? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में, जिसे हमने किसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम से आप क्लियर करो। अब मैं फिर से एक बार डायग्राम बता देती हूँ। डायग्राम में हमने क्या देखा? ये न्यूक्लियस जो है ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। आउटर इज नोन एज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, inner is known as inner nuclear membrane. The space between these two membrane is known as perinuclear space, and this nuclear membrane is not a continuous membrane, it is interrupted at certain places, and this interruption is in the form of pore, and it is known as nuclear pore. This membrane surrounds a matrix-like structure called nucleoplasm. Inside this nucleoplasm, a thread-like structure is present called chromatin. At the time of cell division, this chromatin contains and forms chromosome. This is the structure of true nucleus. Okay. अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर ले तो ये बहुत ही सिंपल सेल होता है। इसमें हमने बोला कि सारे के एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, फिर सारे के सारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होंगे। तो यहाँ सवाल आता है कि
मैम आपने बताया कि अगर एक यूकैरियोटिक सेल देखते हैं तो उसके पास सारा का सारा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है और हर सेल ऑर्गेनेल एक स्पेसिफिक फंक्शन को करता है, तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल में वो स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता होगा क्या? तो जरा सा यहाँ देखो, यूकैरियोटिक सेल में हर फंक्शन को करने के लिए स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल है ना, बट प्रोकैरियोटिक सेल में मॉडिफिकेशन होता है। जैसे अगर हम ये बात कर लें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है, फिंगर लाइक हो जाता है। ओके, और ये फिंगर लाइक होके किसका फॉर्मेशन करता है, दिस फिंगर लाइक, मतलब जब इस सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में होता है तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मेसोसोम। इसे हम क्या बोलते हैं, मेसोसोम। मेसोसोम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोकैरियोटिक सेल में ये काम करता है मेसोसोम। एंड व्हाट इज मेसोसोम? मेसोसोम is a finger-like projection of cell membrane. The cell membrane get modified and form a finger-like structure called mesosome. और क्या किया ये मेसोसोम जैसा, ये फिंगर लाइक बना के मेसोसोम होके माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को। ओके, इसके अलावा अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम तो इसके पास प्रेजेंट है ही। मीन्स ये जो मेरे कहने का मतलब है, ये जो क्या बोले प्रोकैरियोटिक सेल है ये सिंपल है, बट इनमें सर्टेन मॉडिफिकेशन होता है और ये भी स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जो डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आपको आपका मीन्स जो भी लेक्चर है उसमें सेल क्लियर हो गया, सेल के कंपोनेंट्स क्लियर हो गए, आप जरा इसे रिवाइज कर लेना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे इलोबरेट करके सेल बाउंड्रीज के साथ पढ़ेंगे। ओके।